पुरुषाय नमः। अथः मंगलाचरणम्। खड्गं चक्रगदेषु चापरधश्चूलं भुसुण्डिशिरः शङ्खं संदधतिं करेस्तिनैनाङ्ग सर्वाङ्गभूषाभिता नीलास्मदुतिमादस्य पादहस्काम सेवे महाकालिकां यामस्तोतसौपीरे अन्तु मधुकैटभम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड प्रतिष्ठा तृतीय पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक, जो विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा श्लोक व्याख्या 10 अंक के एक व्याख्या पूछे जाते हैं और अनुवाद श्लोकार्थ यानी श्लोक का हिंदी रूपांतर 5 के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक प्रतिमा की रस योजना एवं अंक विभाजन, यानी कहने का तात्पर्य है प्रतिमा नाटक की प्रतिमा की रस योजना एवं प्रतिमा नाटक का अंक विभाजन। पूर्व व्याख्यान में मैं महाकवि भास एवं रच ग्रंथ में जानकारी दिए हुए थे। महाकवि भास परिचय एवं रचित ग्रंथ में जानकारी दिए हुए थे। आज का व्याख्यानम है प्रतिमा नाटक एक महत्वपूर्ण नाटक है। इनका नाम तृतीय अंक के प्रतिमागिरी की आधार पर रखा गया है। प्रतिमा नाटक कहा भी गया है नामना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुण दोषयो। महाकवि भास ने नाटक की प्रमुख घटना के आधार पर ही इस नाटक का नामकरण किया है। इस नाटक का नाम मूल पुस्तक की संभावनाओं की नामकरण किया गया है। रस व्यंजना की दृष्टि से
प्रतिमा नाटक का अपना अलग महत्व है। रति की सफलता तथा वियोग की मर्मद्रावक विहलता में कर्णों की ऐसी हृदय स्पर्शी मंदाकिनी जिसमें प्रभावित हुई है कि सहृदय पाठक उसमें अवगाहन करते नहीं आधाता। अन्य रसों के भी मधुर एवं मार्मिक छोटे अथवा कमनियों रस मंदकिनी की महिमा में जोर देती है। प्रतिभा नाटक के अंत में अनेक रसों की चवर्णा के बाद सामाजिकों की चित्तवृत्ति शांत रस में विभाजित हो जाती है। यथा रामश्च जनकाया बंधुभिश्च समागता तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमिं प्रशस्तु नः। यथा रामश्च जनकाया बंधुभिश्च समागतः तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमिं प्रशस्तु नः। प्रतिभा नाटक का इतिवृत्त 7 अंकों में विभाजित है। प्रतिभा नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इसके इतिवृत्त का मूलाधार रामायण है। यह नाटक उस मूल वृत्त की कवि कल्पना सूत नवीन कीर्ति रूपांतर है। अब मैं प्रतिभा नाटक के प्रथम से लेकर 7 अंक तक मैं थोड़ा थोड़ा अंश में प्रकाश डाल रहा हूँ। प्रथम अंक प्रथम द्वितीय दृश्य में यह सारांश हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि महाराज दशरथ के राजप्रसाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। महाराज दशरथ के राजप्रसाद में राम की राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। महाराजा की आज्ञा से अभिषेक की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। प्रतिहारी उनकी आज्ञा के संबंध में मैं कुंचकी से सारे बात बताना चाहती हूँ। कुंचकी द्वारा प्रतिहारी को राजा की सारी स्थिति का पता चल रहा है। राजछत्र, राज सिंहासन एवं मंगल कलश की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजपुरोहितों अभिषेक के लिए राज्य आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सहसा अभिषेक के बाजे बंद हो गए। बालकों से खोलती सीता संकुल हो उठी। राम को ही उठना पड़ता है। उन्हें बन जाने की आज्ञा मिलती है। बन जाने से पूर्व राम ने सीता के आग्रह पर लक्ष्मण को और लक्ष्मण की प्रार्थना पर सीता को बन जाने की अनुमति देकर उन दोनों के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। मोह एवं क्रोध उनके कर्तव्य पथ में बाधक नहीं बन जाते। इस अंक के प्रारंभ में जो वात्सल्य प्रवाह उमड़ा वह करुणा की गंभीरता में खो गया। अब
प्रतिभा नाटक महाकवि भास रचित के द्वितीय अंक पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। इस अंक में शोक विग्रह शोक विह्वल, इस अंक में शोक विह्वल दशरथ का मार्मिक चित्रण किया है। राम को बन जाने से रोकने से असमर्थ महाराजा शोको उन्मत्त हो उठे। उन्होंने अपनी चेतना खो गई। आतर विह्वल महाराज धरती पर जलहीन मत्स्य की तरह छटपटाने लगे। कौशल्या उन्हें आश्वस्त करने के सायस सुमंत के आगमन और से राम वनगमनम का समाचार सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिरे और निष्प्राण हो गए। मानो वीरभत्स के साथ लेकर मूर्ति मंत हो उठी। तृतीय अंक जो इस प्रतिभा नाटक के तृतीय अंक में से ही प्रतिभा नाटक की नामकरण हुई। भातृ प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति भरत ननिहाल से लौटने वाले थे। मित्र महाराज दशरथ की प्रतिमा स्थापित हो रही थी। इस अवसर पर अंतःपुर की रानियां वहां उपस्थित होने वाली थी। पिता की अवस्था की खबर सुनकर आतुर भरत अयोध्या की ओर लौट रहे थे। भरत बहुत दिनों से ननिहाल में थे। उन्हें यह प्रतिमा गृह देवालय सा प्रतीत हुआ। इतनी ही देर में भरत के स्वागत करने के लिए उपस्थित व्यक्ति ने अयोध्या प्रवेश के पूर्व शुभ मुहूर्त की यही प्रतीक्षा करने को कहा। देव दर्शनार्थ ने प्रतिमा गृह में पहुंच गए। वहां देव कुलिक ने उन्हें क्रमशः दिलीप, रघु आज की प्रतिमाओं का परिचय दिया। उन्हें अब पता चल गया यह कि देवालय यहाँ प्रत्युत उनके पूर्वजों का स्मारक गृह है। प्रतिमा गृह में स्वर्गीय महाराज दशरथ की स्थापित प्रतिमा को देखते ही भरत मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर भरत को राम वनगमनम तथा दशरथ मरण का वृत्तांत सुनते ही भरत पुनः चेतना शून्य हो गए। इसी बीच राजमाताएं भी वहां उपस्थित हो जाती है। भरत ने अपनी अनुपस्थिति में इस अनर्थ का मूल कारण अपनी माँ कैकेयी को ही समझा। इसलिए खुले शब्दों में उन्होंने अपनी माँ कैकेयी की भर्त्सना की। वृद्ध मंत्री सुमंत्र के साथ लेकर राम को जंगल से लौटा आने के लिए अयोध्या से प्रस्थान किया। अब हम चलते हैं
देखते हैं चतुर्थ अंक। राम और लक्ष्मण सीता के साथ वनवासी बने दंडकारण्य में थे। भरत सुमंत्र को साथ लेकर राम की कुटिया पर पहुंचे। भरत की आवाज पहचानते ही राम उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। बातचीत के बाद भरत राम की पादुका लेकर अयोध्या लौट गए। भरत की शर्त राम ने मान ली। वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं अपना राजभार संभाल लेंगे। इस बीच भरत उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अंक में प्राणवक्ता वियोग मूलक भातृत्व के साथ वात्सल्य रस का अपूर्व आग्रह है। वात्सल्य रस का पूर्व प्रवाह है। अब पंचम अंक में देखते हैं कि पितृ श्राद्ध के लिए राम चिंता आतुर थे। पितृ श्राद्ध के लिए राम चिता आतुर थे, चिंतायुक्त थे। सहसा अतिथि की आवाज सुनकर राम बाहर आ गए। कपटी परिव्राजक के रूप में रावण उपस्थित था। राम ने परिव्राजक का अतिथि सत्कार किया। अतिथि ग्रहण करने के बाद अतिथि ने राम को श्राद्ध के लिए स्वर्गीय मृग के निवाप का उपदेश दिया। स्वर्ण मृग को देखते ही राम ने उनका अनुसरण किया। तीर्थागत कुलपति की अभ्यर्थना में लक्ष्मण पहले ही कुटीर छोड़ चुके थे। अतिथि के लिए सीता बाहर रुकी थी। अतिथि के लिए सीता बाहर रुकी थी। एकांत देखकर रावण ने सीता को अपना असली परिचय दिया। अब एक सीता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु ने मार्ग विरोध करना चाहा। इस अंक में अपहृत सीता की विकल स्थिति में करुण और अंत में जटायु का राम सम्मुखीकरण में अद्भुत रस का स्थान हुआ है। अब षष्ठ अंक का दृश्य पर चलते हैं, देखते हैं। राम और जटायु का आकाश में युद्ध ठन गया। राम की अनुपस्थिति में सीता को छुड़ाने के लिए जटायु ने अपने जान की बाजी लगा दी। भयंकर युद्ध के बाद जटायु की मृत्यु हो गई। जनस्थान के दो ऋषि कुमार सीता हरण और जटायु वध की घटना से अवगत कराने के लिए राम को ढूंढने निकले। जनस्थान से लौटकर विध
सचिव सुमंत ने सीताहरण की सूचना भरत को दी। पहले तो इस घटना को उन्होंने पर्याप्त छिपाने की चेष्टा की, पर असत्य भाषण के भय से इसे छिपा न सके। भरत ने इस दुख समाचार का सारा क्रोध कैकेयी पर उतार दिया। अंततः कैकेयी ने अपने दोष का परिहार तथा राजा की शाप कथा का संपूर्ण भेद भरत को समझाकर शांत किया। सुमंत के साक्ष्य पर भरत ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद भरत ससैन्य रावण पर आक्रमण की तैयारी में लग गए। इस अंक में जटायु की मृत्यु में करुण तथा रहस्योद्घाटन में अद्भुत रस का स्थान हुआ है। अब 7वां अंक में रावण विजय के बाद राम पुनः अयोध्या लौटे। लक्ष्मण और जानकी उनके साथ ही थी। परस्पर तीनों में पूर्व परिचित स्थानों के संबंध में बातें चल रही थी कि ससैन्य भरत के आगमन की उन्हें सूचना मिली। भरत के साथ वृद्ध सचिव सुमंत तथा कैकेयी प्रतिभूति माताएं भी आ गई। सबके सामने ही भरत ने राम को उनका राजभार समर्पित कर दिया। महारानी कैकेयी के आदेश से राम ने अपना राजभार स्वीकार कर लिया। सबके सामने ही भरत ने राम को उनका राजभार समर्पित कर दिया। महारानी कैकेयी के आदेश से राम ने अपना राजभार स्वीकार कर लिया। इस अंक में वात्सल्य एवं अद्भुत की मनोरम व्यंजना हुई है। नाटक के अंत में अनेक रसों की सवर्णना के बाद सामाजिकों की चित्तवृत्ति शांत रस में निर्माजित हो जाती है। यथा रामश्च जानका बंधुभिश्च समागता तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशस्तुनः। श्लोक को एक बार फिर से सुना जाए। यथा रामश्च जनकाया बंधुभिश्च समागता तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशस्तुनः। प्रतिभा नाटक का विस्तृत 7 अंकों में किया गया है। इसके इतिवृत्त का मूलाधार रामायण है। यह नाटक उस मूल वृत्ति का कवि कल्पना प्रसूत नवीनकृत रूपांतर है। यद्यपि रामायण के व्याख्यात वृत्त में उन्होंने कुछ हेर फेर की, उनकी वास्तविकता अनुसार को रखते हुए अपनी वस्तु का निर्माण किया है। प्रतिभा नाटक की प्रथम अंक में सीता की बलकल कीड़ा कवि का कल्पना प्रसूत संयोजन है। रामायण में इस घटना का कहीं भी उल्लेख या संकेत नहीं है। इस परिवर्तन ने की कथा में पूर्ण नाटकीयता का ही है तथा कथा के मूल स्रोत की निर्वाध रूप से आगे बढ़ने पर
मार्ग परिष्कृत एवं प्रशस्त कर दिया है। गतो रामः प्रियं ते अस्तु त्वको अहमपि जीवते क्षिप्र परमान्यतां पुत्रः पापं सफलम् अश्रीवती। कैकेयी सीतया डाह से विचलित होकर आक्रोश तथा क्षोभ के कांपते हुए शब्दों में जो तिल कठोर वचन दशरथ ने कहा है उसका कोई जवाब नहीं। लज्जा, रोष और आक्रोश से उद्दीपन दशरथ की इस कथा में पौरुष की मृत्यु सज्जा पर तड़पते दशरथ के सन्मुख स्वर्ग से आए पूर्वजों का जो हृदय है वह नाट्यकार की निजी कल्पना है। रामायण में इसका कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि इन दोनों कल्पनाओं के माध्यम से भास ने नारी के संबंध में विस्खलन तत्कालीन संस्कृति को आत्मसात करने की चेष्टा की है। वहीं दूसरी ओर मरणासन दशरथ के उदात्त चरित्र में समाज के उच्चगृह एवं संभ्रांत परिवार के परस्पर विरोधी तत्वों को संभालने की लचक भर दी है। स्वर्ग से समागत पूर्वजों के हृदय विधान द्वारा भास ने दशरथ के कर्म संकुल जीवन की अपने अवयवों की सार्थकता को कायम रखने के लिए त्याग और बलिदान की व्यापकता को प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। तृतीय अंक में देवकुल की कल्पना नाट्यकार की स्वतंत्र उर्वक मस्तिष्क की देन है। रामायण में प्रतिमा गृह की कुछ चर्चा भी कहीं नहीं है, किंतु भास के नाटक में प्रतिमा गृह की चर्चा न तो आकस्मिक है और न कठिन प्रयोग ही, प्रत्युत यह घटना संपूर्ण नाटक की केंद्र भूमि बन गई है। दशरथ मरण जैसा दुखद संगत भरत के सामने बिना मुंह खोले अत्यंत कौशल पूर्वक स्वयं स्पष्ट हो गया। प्रतिमा गिरी की अकेली घटना से इस नाटक के सुनियोजित प्रसंगों के लिए मैंने वैज्ञानिक परिपक्वता कर दी है। ऐसी कहीं जो वर्तमान को अतीत से जोड़ती है, कार्य की कारण से जोड़ती है और मानव जीवन को ईश्वरीय मिलन से जोड़ती है। भास की यह योजना नाटक की एक निश्चित घटना है जो नाटक को पूर्ण रूप में आच्छादित किए हुए हैं, किंतु जो भरत के भातृत्व का थोड़ा भी प्रभाव नहीं करती, तो कहीं से उसका कर्म संकुल जीवन प्रारंभ होकर उसे असाधारण व्यापकता एवं सार्वलौकिकता प्रदान करती है। आज की व्याख्यान यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप इससे अवश्य लाभ